कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं इससे ज्यादातर, बहुत आसान है उसको करना, लेकिन समझा हुआ नहीं हो तो बच्चों को करने में दिक्कत आती है उसको। जब मैं आपको शुरुआती क्लासेस में समझा रही थी, साथ के साथ आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पेजेस बीच में गायब हो जाते हैं। आपको पता है ऑलरेडी, कुछ क्लासेस में नोटिस करा होगा आपने, तो साथ के साथ मेरे नोट करते जाइएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगी, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है और जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस मिले, बस उतना ही लिखूंगी, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगी। ठीक है, 23 हो गया आज। अब जब शुरुआत में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही थी, उसी वक्त मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या कि जब भी हम लोग फोटोसिंथेसिस देखना स्टार्ट करते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो इसमें केमिकल इंटरमीडिएट्स के तौर पे, किसके तौर पे, इसके केमिकल इंटरमीडिएट्स के तौर पे, केमिकल इंटरमीडिएट्स बनना है, टूटना है, यूटिलाइज होना है, यील्डिंग होनी है, यही मतलब है इसका। केमिकल इंटरमीडिएट्स के तौर पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, विच आर ATP एंड NADPH। ये तो अभी तक रट गया होगा बच्चे को, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। विच आर ATP एंड NADPH। NADPH मतलब ये NADP प्लस का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बोले, चाहे हम लोग ये बोले कि फोटोसिंथेसिस से हम लोगों को क्या मिलता है, तो किसी आप छोटी क्लास के बच्चे से भी पूछिएगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपको एक छोटी सी बात बोलेगा, वहां पे बोलेगा हाँ हमें ये पता है कि प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीजन वहां से इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन गैस वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है ही, और केमिकल इंटरमीडिएट्स के साथ साथ जो गैस यील्डिंग होती है, दैट इज ऑक्सीजन। तो कह रहा है वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी जब इसके प्रोडक्ट्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास है ATP, NADPH एंड द मोस्ट ऑब्वियस इज ऑक्सीजन, ठीक है। Of these, oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the processes leading to the synthesis of food, more accurately sugars। क्या बनता है जिसको बचपन से आप बोल रहे थे फूड बनता है, फूड बनता है, फूड बनता है, फूड बनता है, यही बोल रहे थे आप लोग, ठीक है। फूड का मतलब वहां पे C6H12O6 बनता है, ठीक है। क्या बनता है वहां पे? छोटी क्लासेस में आप लोग बोलते थे, अगर कोई आपसे पूछता था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का नाम बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो आप लोग वहां पे बोलते थे कि हमें पता है भाई ऑक्सीजन गैस, तो ये तो पता ही है कि उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन आपको बाहर लिबरेट करके देते हैं, ठीक है। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और ये ग्रीन प्लांट्स क्योंकि इसको परफॉर्म करने का काम करते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, यही ग्रीन प्लांट जो रिलीज करने का काम करता है, दैट इज, ये ग्रीन प्लांट अपना क्या करता है, फूड प्रिपरेशन करता है, फूड प्रिपेयर करता है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिमूव होती है। एक साधारण सी बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अपना खाना बनाता है और ऑक्सीजन गैस को वहां से इवॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब ये जो फूड है, फूड मीन्स C6H12O6, जिसको आपने मेंशन किया था फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, राइट,
इसको आपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में लिखा था। एंड C6H12O6 इज नथिंग बट ग्लूकोज। क्या ये ग्लूकोज है, जिसको कॉमन भाषा में साधारण भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, और इस ग्लूकोज को जब आप इसके पॉलीमर को देखना स्टार्ट करेंगे, जो प्लांट स्टोर करके रखने का काम करते हैं, तो स्टार्च हो गया। वो क्या हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस मैंने सिंप्लीफाई करने का इसको काम किया है जो ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, हाँ लीजिए। तो इसको बस मैंने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया और कोई काम नहीं किया है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा एक टर्म आपको दिया हुआ है, दैट इज बायोसिंथेटिक फेज। ध्यान से इस टर्म को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये बेचारा खुद ही अपनी मीनिंग बता रहा होता है, बायोसिंथेटिक फेज। अच्छा, बायो का मतलब है लिविंग, पता है, बायो का मतलब है लिविंग। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। और फेज को जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्ट्स है ये क्या है, पार्ट्स या फेजेस। उस सेंस में इसको बोला जा रहा है कि कई लोग इसमें मतलब अपने दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन को भरे होते हैं। उनको लगता है कि भाई जब अंधेरा होता है या फिर सनलाइट जब अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के पास, तो प्लांट्स उस टाइम में कुछ करते ही नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी आपको। ठीक है, तो अब एक चीज और आपको नोट करके एक बात यहाँ पे बताई जा रही है, कह रहा है दिस प्रोसेस डजंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो चाहे तो आप इसको केमिकल इंटरमीडिएट्स बोलिए, चाहे इस फोटोसिंथेसिस का क्या बोलिए, प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच लिखा है, ये सब प्रोडक्ट है उसके, क्या है, प्रोडक्ट्स है उसके। ये जो सामान बनता है, जो बनाने का काम करता है फोटोसिंथेसिस, यही सारा है पूरा। हम लोग चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखे, चाहे फिर आगे बताऊंगी मैं आपको, चाहे मैंने आपको सिखाया है जेड स्कीम, वहां पे भी एनएडीपीएच लास्ट में आपने देखा था। तो यही सारी चीजें हैं कि कहने का ये मतलब है, अगर डायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा तो लाइट रिएक्शन के टाइम में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर तो डिपेंड करेगा। जैसे कोई बोलता है कि भाई कोई नॉन वेजिटेरियन है, बोलता है मैं सुबह से लेकर रात तक नॉन वेज पे डिपेंड करता हूँ। ठीक है, तो जिस नॉन वेज के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, उनकी बॉडी कहाँ से बन रही है, मतलब कुल मिला के प्रोड्यूसर्स तो है ना वहां पे। प्रोड्यूसर को गायब कर दे और बोले नहीं भाई अब प्रोड्यूसर्स को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके ऊपर सर्वाइव करने का काम करते हैं। बट इनडायरेक्टली वो चीज को रिलेट और कनेक्ट कहाँ पे जाके करता है, प्रोड्यूसर्स को। फूड चेन पढ़ा हुआ है आपने, आपको ऑलरेडी पता है, ट्रॉफिक लेवल्स जो पढ़ा था आपने। ठीक उसी तरीके से इस फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें लाइट रिएक्शन जब खत्म हो गया तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमें उसके प्रोडक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। जबकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि उसके प्रोडक्ट से इनको मतलब है। बोल रहा है बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। मैंने शुरू में ही चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये बात बोल दी थी, ये दोनों हर जगह आएंगे। पहले ही जिस चीज को पहले ही आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके ऊपर हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, besides carbon dioxide and H2O, you may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. कुछ टाइम तक क्या करता है, अब जैसे सनलाइट गायब हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो वो होता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। क्या होता है वो, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। फिर आप उसको लाइट दे दीजिए, फिर क्या कीजिए, आप उसको लाइट दे दीजिए, तो वो अपना काम करना फिर से स्टार्ट कर देता है।
कुछ अगर नहीं समझ आए ना तो सोलर पैनल की तरह समझ लीजिए प्लांट्स को, कि आपने भाई धूप में ले जाके रख दिया तो बेचारा चार्ज हो गया, लाइट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। कैन बी हेल्प से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, व्हाई इज द डार्क रिएक्शन रेफर्ड एज मिसनोमर वर्ड, ठीक है। मिसनोमर मतलब भ्रांति होती है, हिंदी में अगर हम करेक्ट इसको मीन करें तो उसका मतलब होता है भ्रांति, या कोई मतलब उस तरीके से कोई मिसकंसेप्शन है, उसके लिए बोला जाता है। डिस्कस दिस अमंग्स्ट योरसेल्व्स, ठीक है। लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। वी सो अर्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विथ, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी के साथ कंबाइन कराते हैं, ये काम कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का शुगर का जनरल फॉर्मूला है। ये आपको CH2ON है तो आप 6 बिठाइए यहाँ पे, C6H12O6। इट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर। क्या है ये? जनरल फॉर्मूला। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है C2HON, ऐसे ऐसे करके सब गलत फिर O11, वहां पे तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से 12 की बजाय 11 हो गया वो, ठीक है। तो इट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी साथ में लिखेंगे, सबके पास सेपरेट कॉपी है, बिकॉज बीच में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपने आप ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से सारे, इस वजह से मैं लिखवा रही हूँ। मेंशन जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर। फॉर्मूला ऑफ शुगर आसान है, ठीक है। शुगर का आपको क्या करना है, जनरल फॉर्मूला जब नोट करना है तो इस तरीके से आता है ये, अलग से इसको यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएट करके। जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर, और इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, ठीक है। CH2O पूरे को बंद करके N 6 बिठाइएगा तो C6H12O6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे N की बजाय आप 6 मानते हैं तो C6H12O6, पता है आपको। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when carbon dioxide is taken into a reaction of test। किधर की तरफ इशारा करता जा रहा है ये? केल्विन साइकिल आएगा। अब क्या आएगा? केल्विन साइकिल आएगा, जहां पे हम स्पेशल स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट लिखा जाता है एग्जाम में, बच्चा पहला पॉइंट एग्जाम में क्या लिखता है? अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से स्टार्ट करते हैं। किसी चीज के फिक्सेशन का मतलब उसको पकड़ के उसका यूज कीजिए, उसको पकड़ के उसका यूज किया जाएगा। जस्ट आफ्टर World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin, आ गया ना, is exemplary the use of radioactive। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, कोई बच्चा मुझे आंसर दीजिए सोच के, भाई रेडियो एक्टिव कार्बन का क्यों यूज किया? यहाँ पे ये यूज करते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन को। बाय हिम इन एल्कल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन product was a 3-carbon organic acid. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called Kelvin cycle. After him, मतलब इनके सारे काम, इतनी मेहनत करने के बाद, the first product identified was 3-phosphoglyceric acid, का ही दूसरा नाम है 3-phosphoglycerate, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है 3-phosphoglycerate,
इसी का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, शॉर्ट में उसको पीजीए बोला जाता है। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? पीजीए बोला जाता है। ये आपको और अच्छे से कब समझ आएगा? जब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोग इसको समझना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तब ये हम लोगों के लिए क्या होता है और इजी हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन जो है ना बीच में, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, देखिए जो एक्सप्लेनेशन है ना उसके बाद का, उस एक्सप्लेनेशन को मैं इसको समझा के आपको खुद से लिखना सिखाऊंगी, यही बोल रही हूँ मैं। वो सारी एक्सप्लेनेशन आप लोग सारे बच्चे खुद से लिख सकते हैं। जैसे आप धीरे धीरे सारे बच्चे सीख गए ना सारी चीजें, कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे नोट्स तैयार करते हैं, कैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो अभी इसको बस समझाने के बाद मुझे क्या करना है, आपको ये बताना है, बिल्कुल जैसे कहा नहीं जाता चुटकी बजा के, एकदम बच्चों वाला गेम आपको लगेगा करते हुए, जैसे आपने अभी तक सब कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जब किसको, केल्विन साइकिल को। आप लोग के पास है बुक में, तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों के पास है ही ऑलरेडी। हाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा 12th, ठीक है। हाँ वो तो मैंने पहले ही बोला था, जो बच्चे वहां पे भीड़ भेड़ चाल में जाते हैं ना, वो अलग से मैम सेपरेट सिलेबस कंप्लीट करके ना 12th स्टार्ट होगा। तो ये मैंने पहले ही बोला था, समझाया था ना, जो आप बोल रहे थे शुरू में, डे 1 में बोल रहे थे। रीना आवाज जा रही है? यस मैम। देखिए पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए मेरी, आपने एडमिशन कब लिया यहाँ पे? नहीं इसे बिना से पूछ, अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, यही ना। 22 और अगस्त। आपके 11th क्लास में चैप्टर्स कितने हैं टोटल? 22। 22। तो इंडिया में कोई ऐसा टीचर है जो 5 महीने में 22 चैप्टर मतलब समझा कंप्लीट कराने वाले? तो स्कूल वाले बच्चे मेरे पास अवेलेबल है, उनसे मैं पूछवाऊं तो इसी चैप्टर को टीचर 1 दिन में भी कंप्लीट कराता है। बहुत सारे स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय को कहीं के भी कोई भी XYZ टीचर हो, इसको कराने का 1 डे में भी कराते हैं। मुझे आज तक वो टेक्निक तो, जबकि मैं लिखा कहाँ रही हूँ, समझा रही हूँ, मैं बस क्या कर रही हूँ, मैंने अपना लिखने पे टाइम तो वेस्ट करा ही नहीं है, थैंक्स टू दिस स्मार्ट बोर्ड, जिसकी वजह से आप लोग का और टाइम सेव हो रहा है कि नहीं, है ना। ठीक है, मैं जो लिखती इतना बारी बारी से आपको बताती हूँ, वो टाइम आपका सेव हो रहा है। तो यहाँ पे फिर जो 11th का बैच स्टार्ट होगा ना, तो उसमें आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भगा नहीं रहा आपको, ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। बट मैं उसमें तो मैम 11th का तो फिर उसमें तो मैम स्टार्टिंग से हो जाएगा ना, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। हाँ तो स्टार्टिंग न्यू आपका होंगे तो ना। स्टार्टिंग से भी नहीं, आप लोग का तो स्टार्टिंग से भी नहीं हुआ है ना। किसका हुआ है स्टार्टिंग से बताइए? तो जो बच्चे यहाँ पे सबसे शुरुआत से कनेक्टेड बच्चे मेरे ख्याल से अरुणिमा और अमन हैं, बाकी सारे बच्चे लेट हैं, मुझे जहां तक याद है, मैं पढ़ा रही हूँ इतने दिन से। तो इस अरुणिमा को छोड़ के सारे बच्चे लेट हैं इसमें, जो भी बच्चे हैं, तो शुरू से तो सबका छूटा हुआ है। हाँ अगर आप बोलेंगे कि आपको 11th कंप्लीट करना है, तो ठीक है, मैं चलाती रहती हूँ, जब 12th खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, मैं 12th खत्म करा देती हूँ। हाँ क्योंकि मुझे 12th में 90+ चाहिए, तो रिवीजन होगा, उसके बाद लगातार जब रिवीजन होता है तभी तो आप बोर्ड में नंबर लेके आएंगे ना। और उसके बाद और 3 या 4 महीने का टाइम मिलता है नीट के एग्जाम के लिए।
तो 12th तो मैंने आपको पूरा रटा दिया, रटाने का मतलब समझा दिया, आपके दिमाग में पूरा भर दिया। फिर जो 11th का पोर्शन बचा है उसको कर लीजिए। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा खुद भी बैठ के समझना स्टार्ट कीजिए कि क्या कैसे होना है। कई बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है कि कराइए 11th खत्म कराइए, 11th खत्म कराइए। अभी आइए पटना में एक काम कीजिए, आप लोग सबको बोल रही हूँ मैं, ऐसे इंक्वायरी कॉल घुमाइए जाके सारे इंस्टीट्यूट्स में, आपको वहां पे एक बहुत अच्छा ऑफर दिया जाएगा। क्या? आइए हम चैप्टर 1 से 11th करा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आइए हम फ्री में 11th आपका चैप्टर 1 से कंप्लीट करा रहे हैं। तो जब तुम चैप्टर 1 से 22 चैप्टर तुम कराओगे तब तक तो बच्चा 12th खत्म कर लेगा ना, तो फिर वो 12th में फेल कर जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेगा तुम्हारे पास, है ना? तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा। तभी मैं तो खुद ही इसको भी मैं इतना जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ये भी बहुत मानने वाली बात है, क्योंकि एक एक दिन में और इतना इतना पोर्शन जा रहा है, जबकि मेरा रिटन वर्क 0 है, जो मुझे लिखना चाहिए था ऑनेस्टली वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए पूरा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कीजिएगा तभी ना, कि मुझे उसमें भी 3 महीना दीजिएगा, फिर बोलिएगा 12th कंप्लीट कराइए, 12th कंप्लीट कराइए। 7 महीना 2 महीने में करा देती हूँ, लेकिन नोट्स वाइज आपको चाहिए, नोट्स वाइज चाहिए तो अक्टूबर तक मैं खत्म करा दूंगी। तो थोड़ा सा इसको समझिए, अपना खुद बैठ के स्ट्रेटजी बनाइए, दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए कि इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ क्लास 11th इन 1, 2 और 3 मंथ? पॉसिबल है क्या? ये फिजियोलॉजी है क्या? ये प्लांट फिजियोलॉजी है, जबकि मैं कुछ लिख ही नहीं रही। माई वर्क डन इन द केस ऑफ रिटन वर्क इज 0। मैं नहीं लिख रही, मैं आपको समझा रही हूँ, बस मैं समझा के जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तो इसको समझिए आप लोग। बाकी आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे बहकाने वाले, जाइए जहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है 11, ठीक है? फिर चले जाइएगा डॉक्टर के पास एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लेने के लिए। चलिए हाँ 1 अगस्त को है, पता नहीं लिंक नहीं ओपन हो रहा अभी। चलिए फटाफट इधर देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का। केल्विन साइकिल, व्हाट इज दिस? केल्विन साइकिल, ये है आपका केल्विन साइकिल, ठीक है? इस केल्विन साइकिल के बेसिक 3 स्टेप होते हैं। बेसिक कितने स्टेप होते हैं इसके? 3 स्टेप होते हैं। इसको आंख बंद करके आप बिठा लीजिए अपने दिमाग में। इसकी जो तीनों स्टेप है बहुत आसान है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। तीसरा क्या है? रीजनरेशन है। तीसरा क्या है? रीजनरेशन है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसका नाम जो है ना, इसके काम को खुद क्लियर करने का काम करता है। इसका नाम क्या करता है? खुद ही इनके काम को क्लियर करने का काम करता है, ठीक है? जब हम लोग कार्बोक्सिलेशन देखना स्टार्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन में आपको क्या करना है, याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ आई? कार्बोक्सिलेशन इज द phenomena of fixation of carbon dioxide. कार्बोक्सिलेशन इज द phenomena of fixation of carbon dioxide। अगर मैं हिंदी में बोलूं, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है वहां पे। क्या करना है? और किसी चीज के फिक्सेशन का मतलब है कि उसको स्टेबिलिटी दीजिए। क्या दीजिए? उसको स्टेबिलिटी दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन में एक्चुअल क्या हो रहा है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन का पहला पॉइंट, कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट पॉइंट, और ये खुद में कॉमन सेंस है। चाहे आप केमिस्ट्री में फिक्सेशन पढ़िए, चाहे फिजिक्स में पढ़िए, चाहे बायो में पढ़िए, हर जगह फिक्सेशन का मतलब है कि आप उसको स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्यों बोल रहा है? बिकॉज ये पूरा जो गोल चक्कर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलेशन पे ही खत्म नहीं हो जा रहा, इसके आगे भी ये प्रोसेस चल रहा है। इसके आगे भी क्या हो रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? तो ये जो कार्बोक्सिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है?
कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। दो काम हो सकता है, चाहे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे खुद ही क्या कीजिए, लिबरेट करना, या फिर उसका इस्तेमाल करना है। कार्बोक्सिलेशन का पहला पॉइंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन किसका किया जा रहा है, R U B P ऐसे लिखते हैं इसको। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कैसे लिखते हैं, RUBP, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। इसको U छोटा वाला होता है, थोड़ा बराबर जैसा दिख रहा है बट छोटा है वो, दैट इज राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो क्या किया हमने, कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में आपको लिखना है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एटमॉस्फेयर से पकड़ के उसका कार्बोक्सिलेशन करके उसको आपने 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आसान हो गया? फिर से बोलो, फिर से सुनिए। हमने क्या किया, यहाँ पे RUBP में शॉर्ट में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का शॉर्ट क्या होता है, RUBP होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, किसको, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज और इस्तेमाल करते हुए उसका फिक्सेशन करते हुए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं 3PGA, शॉर्ट में बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, 3PGA बोला जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोला जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस और पूरा जो ड्रामा हो रहा है उसमें एक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम की खासियत ये है कि उसके पास कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब कार्बोक्सिलेशन की भी प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी है, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको रुबिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुबिस्को बोलते हैं। हम नीचे जाके नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, नीट का क्वेश्चन है, ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे लिखते हैं आप लोग, RU सेल चैप्टर में सबको लिखवाया है मैंने, BISCO, ठीक है। तो रुबिस्को जो है राइबोलोज, जब इसका फुल फॉर्म आप कीजिएगा तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट तो है ही है, CO लास्ट वाला जो CO जो है ना यहाँ पे, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मोस्ट abundant enzyme in the चाहे तो आप बायोस्फीयर बोल लीजिए, चाहे तो आप क्या बोलिए, बायोस्फीयर बोलिए, चाहे आप लिविंग सिस्टम बोलिए, लिविंग सिस्टम बोल लीजिए। रुबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। क्या है मतलब, इस जीती जागती धरती पे जिस एंजाइम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो रुबिस्को। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इस पूरे अर्थ पे प्रोड्यूसर्स का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है। अब कार्बोक्सिलेशन आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। इस पूरे साइकिल को देखते हुए हम लोग को क्या करना है, इस पूरे साइकिल को देखते हुए कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख देना है। तो ये पहला स्टेप आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे जब हम लोग चलते हैं तो दूसरा स्टेप हम लोगों के पास क्या है, रिडक्शन है। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। पहला कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, कुल मिला के क्या है, कुछ भी बन रहा है यहाँ पे, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है। अब ये लिख रहा है सुक्रोज और स्टार्च, क्या लिख रहा है,
सुक्रोज और स्टार्च। द रिडक्शन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। कोई दिक्कत? हिंदी में अगर मैं बोलूं, ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, इसके द्वारा सुक्रोज बनाया गया या स्टार्च बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिख रहा है कि दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या करता है ये? ग्लूकोज कराने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जाके इसका काउंट स्टार्ट होता है। इस पूरे में इसको जब आप 6 बार घुमाइएगा ना, इसको कितने बार घुमाइएगा? केल्विन साइकिल को जब 6 टर्न घुमाइएगा, 6 बार घुमाइएगा, तो एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है केल्विन साइकिल का इतना टर्न कितना ग्लूकोज बनाएगा, ऐसे ऐसे करके कराऊंगी आपको। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि रिडक्शन वाले स्टेप में, किसमें? रिडक्शन वाले स्टेप में यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी जो है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स लगा है। कितना लगा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 molecules of ATP. How many molecules of ATP are utilized in the case of reduction of Kelvin cycle? NEET का क्वेश्चन है। How many molecules of ATP are utilized by the step of reduction of Kelvin cycle? ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ATP, ये ATP जो है, नहीं समझे, 2 मॉलिक्यूल इसका 2 ATP लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ATP लिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ ATP लिख रहा है। तो यूटिलाइज कितने का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, था मेरे पास क्वेश्चन वाला पेज। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP are, how many molecules of ATP are utilized during reduction of step of Kelvin cycle। आंसर दो, 2 molecules of ATP होगा। आंसर क्या होगा? 2 molecules of ATP। यही सारे क्वेश्चन से बच्चे घबराते हैं, यही सारे क्वेश्चन है एक्चुअल में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं, जो सेल चैप्टर में मैंने हर एक बच्चे को लिखवाया, जिसने भी सेल चैप्टर की पढ़ाई करी है सारे बच्चों को लिखवाया है मैंने। 3rd चैप्टर लिखिए। mention the name of the most abundant, mention the name of the most abundant enzyme in biosphere or living system। रूबिस्को लिख लीजिएगा, रूबिस्को, हाँ रूबिस्को, शॉर्ट में रूबिस्को बोलते हैं। 4था क्वेश्चन लिखिए। सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है? नाम लिखना है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। मेंशन द स्टेप्स ऑफ, या नेम द स्टेप्स ऑफ
केल्विन साइकिल। चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? आगे देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, तो आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूज किया है। क्या किया है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूज किया है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का यूज किया है। कितने का यूज किया है? ये NADPH भी जो है यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, 2 molecules of NADPH। NADPH भी जो है, इसका भी 2 मॉलिक्यूल्स का क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। अब 6 चक्कर जब आप चलाइएगा इसका, द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। आप इस पूरे पाथवे का जब 6 टर्न घुमाइएगा, कितना? 6 टर्न जब आप 6 चक्कर घुमाइएगा तो 1 ग्लूकोज मिलेगा। कितना हेक्टिक प्रोसेस है ये, है ना? बहुत टीडियस वर्क है ये। प्लांट सोचिए यहाँ पे कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। हाँ हाँ, ये हमेशा पूरी लाइफ चलता रहता है, प्लांट का काम ही यही है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब तक कोई पर्सन जिंदा है, लाइव कंडीशन में है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या होगा? ग्लूकोज बन के देगा बॉडी में। प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स टूट के देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा क्या है, प्लांट्स यहाँ पे करते रहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, अगला 5वां क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल how many turns of Kelvin cycle are required for formation of 2 molecules of, क्या होगा आंसर? 12। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैंने पूछा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में कितना चक्कर लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ ठीक है, एक में 6 चक्कर लगता है तो 2 में 12 चक्कर लगेगा। 6 into 2 कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जी लग गया है, गलती से इसको ठीक करती हूँ। आगे चलते हैं रीजनरेशन पे। किस पे? रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? बायो में कई जगह पे रीजनरेशन फिर से बनना। रीजनरेशन मतलब भाई जहां से कहानी स्टार्ट की थी वहीं खत्म कर दीजिए। कैसे? छोटे बच्चों को हम वाटर साइकिल पढ़ाते हैं, कहते हैं भाई ये देखो नदी है, तालाब है, नाला है, गटर है, कुछ भी है, इसका पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके क्लाउड बने, फिर बारिश हुई, फिर वापस वहीं आ गया पानी। बात समझ रहे हैं? तो रीजनरेशन वहां पे हो रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो रीजनरेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? वापस आप इस ट्रायोस फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कराने का काम कर रहे हैं? RUBP में। मतलब कि जो आपने राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से कहानी स्टार्ट की थी, वापस वहीं पे आपने क्या किया है, उसको टर्मिनेट कर दिया है
regeneration of carbon dioxide acceptor molecule RuBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for phosphorylation to form RuBP. How many molecules of ATP? मैंने क्यों लिखा वहां पे 2, पता है आपको? इसके पहले वाले में 2 क्यों लिखा था? क्योंकि इस साइकिल को देख के बच्चा एग्जाम में ये लिख के आता है कि एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं 2 यहाँ पे। हो सकता है जल्दबाजी में एग्जाम के प्रिपरेशन में बच्चे को पढ़ने की फुर्सत ना मिले, तो बच्चा इधर भी 1 समझ जाए, इधर भी 1 समझ जाए। बात समझ आ रही है? जबकि इस रीजनरेशन वाले स्टेप में, किसमें? रीजनरेशन वाले स्टेप में इस एटीपी का 1 मॉलिक्यूल खपड़ा है। कितना? 1 मॉलिक्यूल। So how many molecules of ATP are required during the process of regeneration of Kelvin cycle? 1 molecule. कितना? 1 molecule of ATP. लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन में। ATP are required during regeneration वाले में 1, ठीक है। जब हाँ उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2, ठीक है। अभी इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है, अब भाई केल्विन साइकिल हमें एक लाइन में चेक करना है। मान लीजिए आपने बोला कि हमने केल्विन साइकिल बहुत अच्छे से समझा है, मैं आपको 2 मिनट में चेक करना चाहती थी, यही पूछूंगी। मैं बोलूंगी बताओ कितना एटीपी यहाँ लगा, कितना एटीपी यहाँ लगा, कितना NADPH यूज हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल? 1 हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 24 मई को 12th वाले बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है अभी, ठीक है। तो जून और जुलाई 2 मंथ्स में क्रैश कोर्स के फॉर्म में कैसे कंप्लीट होता है 11th का सिलेबस, ठीक है। तो वो 2 मंथ में मैं फिर से उसमें कंप्लीट कराने वाली हूँ, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब 12th के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके पास तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी। कहीं भी फोन करके देखिए, सबसे ज्यादा चैप्टर्स जो हैं वो किए हैं आपने। किसी भी जगह पे आपने तो पता ही करा है, आपके तो पूछते ही रहते हैं फ्रेंड्स सबसे, है ना। तो पता ही होगा आपको 1 2 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल। हाँ वही चीज है ना। गोल में चलिए, वो वहां गोल ही हो जाता है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? बहुत अच्छा पैदा है ये, इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, ठीक है। बहुत बढ़िया है ये, ऑसम है ये। ऊपर वाला जो है ना, इसको करा दिया ऐसे, आपको आता है ये, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से वहां फिक्स हो जाएगा, या फिर हम दूसरा पेज भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। आज तक कभी कोई ऐसा नीट का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस इतने से, एक केल्विन साइकिल के एटीपी कैलकुलेशन से, और एक यहाँ से
जैसे 18 ये सब आपको बता रहा है, तो कुछ डेटा दे के वो देगा ना कैलकुलेट करने को। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे पेपर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, ढूंढिए आप लोग जाके, जरूर मिलेगा। चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कह रहा है हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required। 3 ATP कैसे हुआ? 2 ATP यहाँ का प्लस 1 ATP यहाँ का, 3 हो गया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? उधर से रिप्लाई कीजिए किसी बच्चे को। ठीक है ना? बहुत, मतलब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। इसके कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा ना 1 1 2 याद कर लेता है। यहाँ पे वो सोचता है 2 है तो ये 3 किधर से लिख रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, तो देखिए बहुत साफ सुथरी लाइन लिख रहा है, हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल। अब जब हम इस केल्विन साइकिल को देख रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऐसा सदस्य और मेंबर है जो कि केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करके उसको रेगुलेट कराने का काम कर रहा है। राइट? ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कह रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो इस केल्विन साइकिल में एक बार घुस के रन करना स्टार्ट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH रिक्वायर्ड है। ये पूरा का मिला के दे रहा है, पूरे केल्विन साइकिल का दे रहा है। हाँ, NADPH देखिए यहीं पे बस, और यहाँ देखिए 2 लिखा है मैंने, ये देखिए। राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फुल केल्विन साइकिल की है। ये किसके लिए है? ये फुल केल्विन साइकिल के लिए है। ठीक है, एक दूसरे बैच में एक लड़की है, मतलब उसको ना मैं जो पोर्शन कराती हूँ ना, वो करती क्या है कि उस टॉपिक के सारे नीट के क्वेश्चंस निकाल के वो उल्टे नेक्स्ट डे मुझे बताती है, कहती है मैडम ये क्वेश्चन मिल गया जो आपने कराया था पिछली क्लास। हाँ, तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। आप ही के साथ की है, बट वो बहुत कॉन्शियस लड़की है, तो ढूंढ के क्वेश्चंस करती है और मिलता भी है उसको। आगे देखिए, हाँ, एक टॉपिक कराया, उसमें से सारे क्वेश्चन खींच के सॉल्व करती। चैप्टर वाइज तो दिया ही होता है आजकल हर बुक में। ठीक है, तो बजाते वो बताती है मैडम 15 सॉल्व हुआ मेरे से, 20 सॉल्व हुआ, 25 सॉल्व हुआ, 30 सॉल्व हुआ। और जिस दिन क्लास नहीं करती कहती आज एक भी सॉल्व नहीं हुआ। तो समझिए, उसको यूटिलाइज करना सीखिए। आगे देखिए, तो एटीपी जो है इस केल्विन साइकिल में, और हम यहाँ पे NADPH का लिख रहे हैं, तो एटीपी का है 3 मॉलिक्यूल्स। टोटल का बोला जा रहा है, किसका? टोटल का बोला जा रहा है, तो इसका 3 मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे NADP भी लिख सकते हैं, NADPH का 2 मॉलिक्यूल्स। कितना? 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, भूलेंगे नहीं कभी इसको, एक और मन में 5 बार बोल लीजिए, इसको याद हो जाएगा। आगे डेटा वेरी करेगा। ये एक केल्विन साइकिल में इतना लगा है, तो 6 केल्विन साइकिल में बताइए, 12 में बताइए, 15 में बताइए, 16 में बताइए, 18 में बताइए, करते रहो मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे देखिए, it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH, because ATP 3 लग रहा है और NADPH 2 लग रहा है, used in the dark reaction that the cycle phosphorylation takes place, cyclic phosphorylation to make 1 molecule of glucose। ये तो पहले ही लिख रखा है आपने। एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल का 6 चक्कर चाहिए। कितना चाहिए? 6 चक्कर चाहिए। ठीक है, वर्क आउट हाउ मेनी ATP and NADPH molecules will be required to make 1 molecule of glucose। दे दिया ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो वर्कआउट करके बोल रहा है ना, यही पूछा जाता है हमेशा थ्रू द केल्विन पाथवे। It might help you to understand all this. We look at what goes in and what comes out of the Kelvin cycle. अब यहाँ पे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा या नहीं होगा?
एक बार एक साइकिल में एक CO2 गया, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना गया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गया। कितना गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो ATP क्योंकि 3 है, ATP कितना है? 3 है। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का आप इस्तेमाल करेंगे, इतने को खर्च कीजिएगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। कितना ग्लूकोज बनेगा? हाँ हाँ, ठीक है, तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर अब जब इधर आप देख रहे हैं तो ATP और ADP इन्हीं दोनों का तो रोल चल रहा है। ATP की यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप ATP का यूज करके ADP बना रहे हैं, तो जितने ATP का यूज कीजिएगा उतना ही तो ADP बनाइएगा। तो 18 ATP का अगर आप यूज करेंगे तो आप ADP भी 18 ही बनाएंगे। कितना बनाएंगे? हाँ, 18 ही बनाएंगे। ठीक है, NADPH 2 ही पूरा आप यूज कर रहे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इधर भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला जाता है कि ये किसका डेटा है? 1 केल्विन साइकिल। कोई दिक्कत? उसकी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी आपसे 50 केल्विन साइकिल का पूछे, दिन भर करता रहता है, पूछे। ठीक है, तो कितने का भी आपसे पूछे, डेटा कहाँ से है? यहीं से। तभी मैंने बोला ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाटा वही पकड़ के क्वेश्चन छाप देगा, आपको थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ना, बट द बेसिक इज दिस पैरा। बेसिक कहाँ से? वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। 7th क्वेश्चन लिखिए। सातवां लिखिए। Mention the data of ATP and NADPH फॉर, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रही हूँ मैं, फॉर 3 केल्विन साइकिल। अठारह एक का है। 18 कितने का है? 1 केल्विन साइकिल का है। और यहाँ पे डेटा क्या है? 3 केल्विन साइकिल है। डेटा क्या है यहाँ पे? 3 केल्विन साइकिल है। तो सबका जब आप डेटा निकालना स्टार्ट कीजिएगा तो 18 ATP तो 1 केल्विन साइकिल का है। ठीक है, तो 18 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 54। 54 ठीक है, तो इसी से सारा निकलेगा डेटा। अब जब इसका है तो 36 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? लेकिन ये तो इसका तो 2 का तो इसका निकाल रहा है, लेकिन 3 केल्विन साइकिल का पूछ रहा है। किसका? 3 केल्विन साइकिल का, तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ से, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, डेटा चेंज होगा। डेटा क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ आ रही है मेरी? यही देख के मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी जब आप एग्जाम दीजिएगा तो इस टॉपिक को कभी मिस नहीं करा किसी ने। क्या रीजन है इसका? हर चैप्टर का ना एक ऐसा स्क्रू होता है ना कि जिसको खींचने के बाद वो पूरा मशीन खुल के गिर जाता है। होता है ना, सारे पार्ट पुर्जे खुल के गिर जाते हैं। आप बोलेंगे ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन पूछेगा टीचर, वो पकड़ लेगा आपको। तो इस पूरे केल्विन साइकिल का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने, टीचर बोलेगा अच्छा हमें समझ आ गया कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला
कौन सा क्वेश्चन वाला चाहिए? ये अगर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन पूछा जाए, इसका क्या पूछा जाए, इसका कैलकुलेशन पूछा जाए, तो मैंने हमेशा बच्चों को एक ट्रिक बताया है कि इस चार्ट को कैसे होता है, किसी चीज की फोटो याद हो जाती है हम लोग को। इस चार्ट को प्रिंट कर लीजिए आप अपने दिमाग में और इसको 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? क्योंकि 1 केल्विन साइकिल का डेटा है ना, ये किसका डेटा है? 1 केल्विन साइकिल का है। किसका है? 1। तो जितना केल्विन साइकिल का पूछे, 5 का पूछे 5 से गुणा कीजिए, 6 का पूछे 6 से गुणा कीजिए, 10 का पूछे 10 से कीजिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो डेटा यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 केल्विन साइकिल का है। तो आपको इसको मैं फिर से लगा देती हूँ, ये गायब हो गया यहाँ से। यहाँ पे है ये ऑलरेडी, ये देखिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गया तो बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके रिगार्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये है, आपको क्या करना है एग्जाम में, इन सबको 1 मान के रख लेना है। क्या करना है अपने दिमाग में, इसको 1 मान के रख लेना है। तो डेटा निकालते रहिए बैठे बैठे, किसका पूछेगा, 10 का पूछेगा, 15 का पूछेगा, 20 का। कैसे डीएनए वाले क्वेश्चंस करे थे जिन बच्चों ने सेल चैप्टर की पढ़ाई करी है मेरे से, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करा था डीएनए वाले में। जैसे मैं आपसे पूछती थी, जैसे मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल सिखाया कि डीएनए के एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, 20 में कितना होगा, 30 में कितना होगा, 15 में, 50 में, बहुत सारा मैंने उसमें क्वेश्चन कराया था। तो बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं उसमें। ठीक है, उसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने ये बीच में लगा दिया, क्या 7th 8th लिखिए, वो बीच में चला गया गलती से। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन, खूब अच्छे से बिना देखे हुए लिखिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से बैठ के। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन केल्विन साइकिल। 9th लिखिए, हाउ मेनी molecules of glucose will be formed by (18 Kelvin cycle। 10th लिखिए, expand the फॉलोइंग टर्म। सबका फुल फॉर्म लिखिए। पता चला कि मैं पढ़ा के आगे बढ़ती जा रही हूँ, आप लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत आसान है। हाँ, आगे देखिए, ये सब ऐसे छोटा छोटा लिख लीजिएगा। एटीपी का लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, CD, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NADP, एक H है, एक में नहीं है H। हाँ,
एक अब बच गया C3 और C4 प्लांट। हो गया। C4 पाथवे करना है हम लोग को। मैम उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी है उस चार्ट के बाद। क्या बोल रहे हैं अरुणिमा, फिर से बोलिए। अच्छा ये वाला ना, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से अगर शुरुआत अगर मैं इससे कर दूं तो ये तो 10 मिनट का काम है, ठीक है। ओके मैम। ये मतलब हाँ, ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो बोला नहीं जाता मेजर पार्ट, जो हर्डल होता है चैप्टर का, उसको क्रॉस कर लिया आप लोगों ने, है ना। अब आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है, ठीक है। यही बहुत बड़ी बात है, आपके लिए इजी होना चाहिए चैप्टर, ठीक है। और कोई बात नहीं है। किसी को और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, खूब क्वेश्चंस कीजिए निकाल के, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। जो पोर्शन मैंने कराया है उसमें से जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी फिनिशिंग होगी आपकी, ठीक है। बाकी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 12th में एक बार 90+ लेके आइए। और 11th तो अभी का जो मैंने कराया है ना, अभी जो मैंने जितना भी 11th का पोर्शन कराया है, तो देखिए मैं समझा देती हूँ आपको, आप लोग समझ ही लीजिए। 11th का जो पोर्शन मैंने आपको कराया है 2021 में, ठीक है। 12th आप लोग कीजिएगा इस पूरे साल, और 2022 में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है। इसके एग्जाम को देने के बाद ना, तब जब मैं आपसे 11th क्लास का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी तो आप 0 होंगे इसमें, है ना। अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूछना स्टार्ट करूँ, जो जिस बच्चे ने क्लास किया उसको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा फ्रेशर का सिलेक्शन होता है? क्योंकि 48% का मतलब है लगभग 50% वेटेज तो लेके है ना। 12th तो पूरा दिमाग में होगा आपके, और ये 11th वाला जो पोर्शन है, ये इस बोर्ड के एग्जाम के बाद जो गैप होता है ना, उसमें करा देती हूँ मैं। तो 90 में से मरे से मरा जिसको बोलते हैं ना, मिनिमम 70 क्वेश्चन करता है बच्चा। नीट के एग्जाम की, बोर्ड का एग्जाम तो बच्चा है उसके सामने, नीट के एग्जाम की बात कर रही हूँ। 90 में से 70 क्वेश्चन बच्चा करता ही करता है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आपको आता है बिल्कुल श्योर शॉट, दिख रहा होता है। नहीं नहीं, हाँ टच ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव मार्किंग में रिस्क नहीं लेते। तो मैं मिनिमम की बात बता रही हूँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान देने वाला बच्चा तो पूरा ही करता है उसमें, मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ के 85 तक वो कर लेते हैं। तो इसको मुझे फिर से कराना है आपको। वीना बात समझ आ रही है मेरी? रिप्लाई कीजिए उधर से। यस मैम। बात समझ आ रही है? यस मैम। हाँ तो इसको समझिए। हाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको कीजिए बहुत अच्छे से। मैं तो बहुत दिन पहले ही स्टार्ट कराने के पीछे पड़ी हुई थी कि 12th को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इतने सारे बैचेस 12 साल से मैं देख रही, तो मुझे पता ही है बच्चा कब क्या कहाँ कितना याद रखता है। हाँ कब कितना याद रखता है वो मुझे पता है। 11th मुझे नीट के टाइम में मुझे खुद के बैच के पढ़ाए हुए बच्चों को वापस रिपीट कराना पड़ता है। हाँ पढ़ाने के बाद याद आता जाता है, वो बात दूसरी, लेकिन मेहनत तो वही है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को जो है ये मुझे फिर से कराना है आपको, ठीक है। चलिए लीव करती हूँ, मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में कोई डाउट शंका नहीं होगी, तो अब हम लोग ओवर करते हैं इसको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।